हेलो प्यारे बच्चे। तो आप सभी का स्वागत है बोर्ड टूवर क्लासेस में। तो आज प्यारे बच्चों मैं लेकर के आया हूँ एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तब हमसे कमेंट करके पूछिएगा। ओके, तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक से देखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। और पहला सवाल हमारा क्या है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया है, ठीक ना, किया था। तो देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके कारण छोटे उद्योग न टिक नहीं सके थे। तो औद्योगिकरण में क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े ना मशीनें स्थापित होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित होते हैं। इसमें जो भी छोटा जो उद्योग था ना, वो कहाँ टिक आगे टिक नहीं सका था और सामाजिक भेदभाव की ना शुरुआत हो गई। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया, यानी कि नष्ट किया कि क्या ना कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं रहा था। वो देखिए, अगर कोई मजदूर है, उनको अगर काम नहीं मिलेगा फैक्ट्रिया में, तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो कहा ना कि उन लोगों को भाई रोजगार नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, तो कहा ना उनके पास पैसा का अभाव हो गया था। कहा ना पैसा का अभाव हो गया था। अब जो मजदूर लोग है ना, मजदूर है, बेरोजगार है, वो कारीगरों ने क्या किया था, झुंड बना करके घूमना शुरू कर दिया था, उसका आंदोलन करना शुरू कर दिया और मशीनों का तोड़ना शुरू कर दिया था। और अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलनों को शुरू किया और इससे न वर्ग संघर्ष की आपका शुरुआत हुआ था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की किस तरह आजीविका को प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण में क्या होता है, नए नए मशीनें, नए नए उद्योग धंधा स्थापित होता है। इसमें क्या है ना कि जो छोटे छोटे उद्योग थे वो इसके आगे टिक नहीं सका था, क्योंकि इसमें औद्योगिकरण में कहा ना कि इसमें आपका उत्पादन सबसे अधिक होने लगा था। इसके जो उत्पादन है ना भाई, इसमें उत्तम किस्म का आपका वस्तु बनना शुरू हो गया था, ठीक ना, अच्छा किस्म का बन रहा था, वो आपका सस्ता था, इसीलिए कारण लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। और इसमें कहा ना छोटे छोटे जो उद्योग थे वो कहा ना नष्ट हो गया आपका। और इसमें कहा बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, वो लोग मशीनों को तोड़ने लगे, झुंड बना करके आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना, प्राप्त होता है और खनिजों का भंडार सीमित होता है। खनिज का है हमारा एक क्या होता है, इस खनिज हमारा एक और नवीकरणीय संसाधन एक लिमिट मात्रा में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना, समाप्त हो जाएगा। अतः क्या है ना, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। आपसे पूछेगा खनिज प्रबंधन क्या है, अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण, अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण क्या कहलाता है, खनिज प्रबंधन कहलाता है, खनिज आपका प्रबंधन कहलाता है। और सीमित खनिजों भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ना उपयोग खनिजों का संरक्षण कहलाता है, क्योंकि हमारा खनिज का एक लिमिट मात्रा में है, ये समाप्त हो जाएगा। तो एक योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना खनिजों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है आपका, ये ना मेरे भाई क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहते हैं, खनिज संरक्षण कहते हैं, खनिज संरक्षण कहलाता है। अगला देखिए, नगर निगम की आय के मुख्य स्रोतों को समझाइए। तो नगर निगम का आय के मुख्य स्रोतों को समझाइए। देखिए मेरे भाई, नगर निगम का आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। ओके, तो नगर निगम अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार के ना आय अर्जित करता है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बता दें आपको कि नगर निगम सबसे पहले किस शहर में लागू हुआ था भारत के, तो वो था मद्रास में। मद्रास यानी कि चेन्नई में सबसे पहले आपका लागू हुआ था। तो इनके जो आय का स्रोत है ना भाई, वो बहुत सारे होता है, बहुत सारे के कर लगाता है। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है, जैसे कहा होगा आपका, जैसे कहा हो जाएगा इसमें मकान कर होगा, जल कर होगा आपका, शौचालय कर, पशुओं पर कर, छोटे वाहनों पर कर, ठेला रिक्शा पर आदि पर कर लगाता है। लेकिन क्या है ना, देखिए इन करों से प्राप्त आय की राशि क्या होता है, बहुत कम होती है, कहते हैं बहुत कम होता है। और क्या है ना कि नगर निगम को कार्यों को नहीं, इससे आपका नगर निगम कार्य को नहीं चल पाता है। तो जो राज्य सरकार है ना, क्या है, जो राज्य जो है ना, राज्य सरकार कहते हैं समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर के निगम के वार्षिक जो बजट है ना, इसकी क्षतिपूर्ति करता है। जो राज्य के जो नगर निगम है, इसका क्या करता है, ये आपूर्ति करता है। जो भी इनके जो पैसा कमी होता है ना, वो देता है राज्य सरकार। और नगर निगम विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, नीलामी के माध्यम से भी आय अर्जित करता है, ठीक ना। बहुत सारा नीलामी यहाँ पर लगता है शहरों में। जिससे देखिएगा, जो भी गाड़ी होता है ना, जो भी वाहन होता है, तो शहर में कहा तो उसका नीलामी होता है। कौन भाई, टोल टैक्स, जो भी टैक्स लगता है ना गाड़ी वाहनों पर, देखिएगा 10 रुपये 20 रुपये जो लेते हैं ना आपका, तो वह ना उसका क्या होता है, नीलामी होता है, ठीक ना। उसी से क्या होता है, इन लोगों का आय प्राप्त होता है। अगला देखिए, राजनीतिक दल विभिन्न ना, राजनीतिक दल किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। तो राजनीति के अस्थायित्व राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जो राजनीतिक दल है ना भाई, क्या है, राष्ट्रीय विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों में आप है ना सबकी सहमति तथा भागीदारी होती है, जिसके राजनीतिक दल जो है ना सरकार की राजनीतिक आलोचना करते हैं।
संकट की स्थिति में सभी राजनीतिक दल राहत एवं बचाव कार्यों के कोनो बिना किसी मतभेद के करते हैं। कहने का मतलब है जो राहत सामग्री है, राहत जब भी हमारा देश में आपदा प्रबंधन आ गया है ना, आपदा आ गया है, आपदा प्रबंधन नहीं आपदा आया हुआ है ना, तो कहने का उनसे बचने के लिए जो राजनीतिक दल है ना वो अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। वो लोगों को राहत शिविर का भी प्रबंधन कराते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा के समय कहना राहत की व्यवस्था एवं निवारण के कार्य आदि। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में नीतियों एवं कार्यान्वयन विधान मंडल में पारित होते हैं और ऐसे कार्य सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों के विधान मंडल में विचारा मंथन के उपरांत ही हो पाता है। देखिए जो सत्तारूढ़ दल है यानी कि जो जीता हुआ दल है चाहे जो हार गया दल है, दोनों को सहमति से ही क्या होता है आपका विकास कार्य होता है, एक नया कानून बनता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है मंथन होता है बातों का, ये लाना सही है कानून के नहीं लाना सही है, ठीक ना। और कहना अतः हम कह सकते हैं ना कि किसी देश के राजनीतिक दलों का ना चरित्र, विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण जितना व्यापक होगा देश का विकास भी उतना ही उसी अनुपात में होगा। तो जिस अनुपात में भाई जो ये सत्ता दल है ना, जो सत्ता है, जो राजनीतिक दल है वो सही तरीके से काम करेगा उस देश का विकास उतना ही अच्छा तरीके से होगा, अच्छा तरीके से होगा। तो प्यारे बच्चों यही होता है आपका ना राजनीतिक दल का क्या होता है योगदान। और राजनीतिक दलों को हम क्या कहते हैं लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, क्योंकि लोगों के हक के लिए लड़ता है। जनता के जो भी मुद्दा है ना वो सरकार तक किस माध्यम से पहुंचता है, तो राजनीतिक दल के माध्यम से ही पहुंचता है, इसीलिए हम इसको लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ठीक है भाई, इसको हम प्राण कहते हैं। ओके चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा सवाल हमारा, वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं भाई, वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। ओके तो देखिए वित्तीय ना संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए कार्य करती है उसे हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। देखिए आर्थिक विकास के लिए ना अधिक आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं कार्यों को संचालन के लिए जो भी हमारा संस्थाएं है ना जो कार्य करती है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। और राज्य संबंधित होती है, ये प्यारे बच्चों कहते हैं राज्य संबंधित है, राज्य स्तर पर आपका ये काम करती है, ठीक ना। और केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जना ये निर्देशों के अधीन जना निश्चित मापदंड पर काम करते हैं। आपसे पूछेगा ना कि वित्तीय संस्थाएं कौन सा स्तरीय होता है, तो आपका राज्य स्तरीय होता है और ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों पर ना आपका ये काम करती है, ठीक ना। इसके कहा निर्देशों पर आपका ये काम करती है, आप थोड़ा भी ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। आपदा प्रबंधन के भाई ना उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। देखिए आपदा को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनकी होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा कोई भी हो उससे बहुत सारा नुकसान होता है और इन सारा नुकसानों को बचने के लिए, ठीक ना, उनके आगामी प्लान बनाना। आपदा आ गया है उससे कहना कि लोगों को राहत है ना, राहत दिलाना। चाहे आपदा क्या है ना भाई, आपदा आने वाला है ना, मतलब पूर्वानुमान लगाना उसका, तो यही सबका आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपने आपदा को रोकने का प्रयास करना, उस पर विचार करना, ठीक ना, यही आपका कहलाता है आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो है ना आपदाओं का पूर्वानुमान, क्षतिपूर्ति की ना क्षति की तीव्रता को घटाने संबंधित उपाय और चिकित्सा संबंधित सुविधा तथा पुनर्वास के उपाय जैसे इसमें कार्य कहते हैं सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे बाढ़ आया है ना तो लोगों को वहां से निकाल करके है दूसरे स्थान पुनर्वास करना, वहां उनको भेजना, ठीक ना। चिकित्सा संबंधित अगर भूकंप आ गया है तो कहना बहुत सारे लोग मलबे में दब गए हैं उनको बाहर निकालना, उनको कहना अस्पताल तक ले जाना, इन सभी का कार्य होता है। आपदा कोई भी हो सकता है, उसका प्रबंधन अनिवार्य होता है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वरन विकास कार्यों में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। और यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, तो कहाँ कहाँ मेरे भाई, तो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कहना इसका प्रबंधन किया गया है, ठीक ना। और लेकिन जना इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नए प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे, इनका भी अपन नीतियाँ अगर फेल हो जाती है भाई बहुत बड़ा कहना समस्या उत्पन्न होगा, है ना, बहुत सारे कहना बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। तो आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा से बचने का तौर तरीके, आपदा से कहना बचने का तौर तरीके ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। और गिरबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों आपका VVI क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतिहास गिरबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में ना दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। ऐसा पूछेगा ना कि दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है, तो गिरबाल्डी को जाता है। किसको जाता है, गिरबाल्डी को। इसी के प्रयास से कहा ना दक्षिणी इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, प्यारे बच्चों संभव हो पाया था। ओके और देखिए आपसे पूछेगा ना कि देखिए
जो गरिबाल्डी है ना, गरिबाल्डी शुरू में कहा था ये मेजिनी के बातों का समर्थक था, मेजिनी का समर्थक था, लेकिन अंत में कहा ना आपका काउंट काबूर के बात में आ जाता है, काउंट काबूर के प्रभाव में आ जाता है और संवैधानिक ना राष्ट्रसंघ का है पक्षधर बन जाता है। यानी कि शुरू में कहा ना मेजिनी के बातों का समर्थक था, लेकिन अंत में कहा है लास्ट में आके काउंट काबूर के वक्त में आ जाता है और संवैधानिक राष्ट्रसंघ का पक्षधर बन जाता है। यानी कि पहले था लोकतांत्रिक के ना, लोकतंत्र के समर्थन में था, लेकिन अंत में कहते फिर राष्ट्रतंत्र के समर्थन में आ जाता है। गरिबाल्डी पेशे में नाविक था, उसने कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों की मदद से यानी कि ना एक सशस्त्र सेना का गठन किया था। ठीक ना, इसने क्या किया था, लाल कुर्ती का गठन होता है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती संगठन का ये किया था, इसी ने किया था ना गरिबाल्डी। ठीक ना, गरिबाल्डी ने क्या किया था ना, गरिबाल्डी ने क्या किया था कि एक अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं कर्मचारियों की सेना का एक सशस्त्र गठन बनाया था, गठन किया था और इसके तहत कहना सिसिली और क्या था नेपल्स पर, सिसिली और नेपल्स पर कहना आक्रमण कर लिया था और विजय प्राप्त किया था। गरिबाल्डी ने यह विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में कहना कि ये एक सत्ता संभाली थी। तत्पश्चात गरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल से मिला और दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति को सौंप दिया था। कहने का मतलब जब इसने कहा कि सिसिली नेपल्स पर अधिकार लेने इसको जीत लिया अपने स्वयंसेवकों की मदद से, तो फिर कहा वहाँ को शासक बन जाता है। लेकिन फिर कहा उसका मन में सोचता है कि हम यहाँ का शासक नहीं रहेंगे, फिर जितना उसका संपत्ति था, जितना उसका क्षेत्र था, वो सब क्या करता है, वो विक्टर इमैनुअल को वो लौटा देता है ना, उसको दे देता है और क्या ना संपूर्ण का क्षेत्र संपत्ति उसको ना सौंप देता है कि इसको विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। कौन, गरिबाल्डी सौंप देता है। और गरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनने से कहा ना आमंत्रण को ठुकरा देता है, बोलता है कि हम दक्षिणी इटली का हम शासक नहीं बनेंगे। ठीक है भाई, हम दक्षिणी भाग का हम शासक नहीं बनेंगे और कहना ठुकरा देता है और कृषि कार्य में वो कृषि करना स्वीकार करता है, एक आम इंसान की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। आपका प्यारे बच्चों यही बात है। ठीक है, आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। गरिबाल्डी दक्षिणी इटली के करण का श्रेय गरिबाल्डी को ही जाता है। ये शुरू में मेजिनी की बातों का समर्थक था, लेकिन अंत में कहा था काउंट काबूर के पक्ष में आकर के ये संवैधानिक राष्ट्र का पक्षधर बन जाता है। यह एक पेशे में नाविक था, इसने स्वयंसेवकों और अपने कर्मचारियों की मदद से सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लेता है, वहाँ को शासक बनता है। शासक बनने के बाद क्या है, फिर ना वो वहाँ का जितना संपत्ति है, जो भी अपना क्षेत्र है, वो विक्टर इमैनुअल को बाद में लौटा देता है। ठीक ना, और क्या है ना वो एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है, एक किसान की तरह जीवन अपना व्यतीत करने लगता है। अगला लिखिए 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो 1929 के भाई संकट क्या बात है, तो 1929 के ना आर्थिक संकट का मुख्य कारण था अति उत्पादन, यानी कि प्रथम महायुद्ध के ना प्रथम विश्व युद्ध के कहना समय कृषि एवं गरिबाल्डी ना औद्योगिकरण के वृद्धि की गई थी। कहने का मतलब मेरे भाई कि 1929 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपका मतलब क्रांति का, तो कहा अधिक उत्पादन था। इसमें उत्पादन बहुत अधिक होने लगा था, खरीदने वाले लोग ना बहुत कम थे, खरीदने वाले लोग क्या थे बहुत कम थे, उत्पादन बहुत अधिक होने लगा था। ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध गुरुजी कब से कब तक चला था, तो 1900 ना आपका ये चला था 14 से लेकर के 18 तक चला था। ठीक ना, इसमें बहुत सारे देशों का ना अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गया था, गिर गया था अर्थव्यवस्था। तो कहना इनसे निपटने के लिए सभी देशों ने क्या किया था, नए नए अपना उद्योग धंधा स्थापित किया था, नए नए क्या किया था उद्योग धंधा स्थापित किया था। और इतने ना फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगा ना कि भाई इसके खरीदारों की संख्या क्या था बहुत कम हो गई थी, यानी खरीदने में लोग क्या थे बहुत कम हो गए थे। और उद्योगपतियों तथा किसानों दोनों की स्थिति क्या खराब हो गया था, उद्योगपति है किसान है दोनों क्या है स्थिति बहुत ही खराब हो गया था। तो कृषक जो भी खेतों में आपका उत्पादन करते थे उनके खरीदने में लोग बहुत कम थे। ठीक ना, और उद्योगपति क्या थे जो भी आपका फैक्ट्री में उत्पादन किए थे उनको ना खरीदने में लोग बहुत कम थे। ठीक ना, इसे कहना कि दोनों क्या है ना दोनों में आपका भाई स्थिति क्या दोनों की स्थिति क्या हो गई बहुत खराब हो गए थे। युद्ध के बाद जो है ना अपने अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु कहना अनेक देशों ने क्या कहा था अमेरिका के पूंजीपतियों वर्ग से कहना कर्ज लिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है ना उससे निपटने के लिए, आर्थिक इस संकट से निपटने के लिए क्या किया था, बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था। और जब एक आर्थिक संकट आया था तो अमेरिका ने क्या किया था, इन सभी देशों से अपना पैसा मांगने लगा। ठीक है, मांगने लगा। तो इससे क्या है ना, इससे क्या हुआ कि इनसे जो ना और क्या है ना भाई और जो कर्जखोर जो देश थे वो कहना और वो संकट पड़ गए थे। और संकट के समय जो ना सभी देश ना संरक्षणात्मक एवं उपाय का अपनी जन आवश्यकताओं की वस्तुएं स्वयं बनाने का प्रयास करने लगे। और इसे ना विश्व बाजार आधारित ना क्या है आपका पूंजीपति व्यवस्था का चरमरा गई थी। और अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप को ना ऋण न दे करके मुद्रा बाजार में कहना सट्टा लगाना शुरू किया। और कहना इसमें भाई यूरोप की ना और स्थिति कहना बिगड़ गई थी। और इधर अमेरिका में क्या हुआ था मेरे भाई, शेयर बाजार का भाव ना इतना तेजी से गिरा कि वहाँ क्या है आर्थिक संकट आ गया था। सब पूछेगा ना
कि आर्थिक संकट कहाँ से शुरू हुआ था, तो अमेरिका से हुआ था, क्योंकि उसने शेयर बाजार में भाई स्टॉक ऐसे में शेयर बाजार में क्या कहता है उसने अपना साटा लगाना शुरू कर दिया था, जुआ खेलना, और पैसा लगाना शुरू कर दिया था। कहना को वहाँ भाई शेयर बाजार का मार्केट ना रेट का है एक भाई गिर गया था, गिर गया। और कहना इस प्रकार सभी कारणों के कारण 1929 के कहा हुआ था आपका ये आर्थिक मंदी की शुरुआत हुआ था। उत्पादन ज़्यादा होने लगा था, अमेरिका ने सभी देशों से पैसा मांगना शुरू कर दिया था। फिर इसने क्या किया था, और स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाया था, फिर शेयर बाजार का भाव गिर गया था, ठीक ना। और कहने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिका को। तो अमेरिका से ही क्या होता है आपका ये शुरुआत होता है आर्थिक संकट का, 1929 में होता है प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों में प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों आप इसे थोड़ा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार आपका ये सवाल पूछा गया है। देखिए अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे, ठीक ना भाई। आपसे पूछेगा ना कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। 1900 कब हुआ था भाई, अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी और कहना मोतीलाल नेहरू, इन दोनों जी ने उन्होंने कहना दोनों ने कहा मिलकर के इसकी शुरुआत किए थे। और इसके भाई 3 कारण थे, कौन कौन से था, खिलाफत का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खलीफा था, वो ब्रिटेन से हार चुका था, और ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर तुर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया था, ठीक ना। इसके कहने का मतलब है पहला का था खिलाफत का। मुसलमानों ने देखिए अंग्रेजों ने कहा था ना मुसलमानों से भारत के कि आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। मुसलमानों ने कहा ना, भारतीय जो मुसलमान थे चाहे विश्व के जो मुसलमान थे वो क्या है ना अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन अंत में कहा है अंत में कहा है ना अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर देता है, वहाँ के उनके शासकों को हटा देता है तुर्की के, ठीक ना। तो जो भी भारत के जो भी आपका चाहे पूरे जो विश्व के जो भी मुसलमान थे ना वो क्या हो गए थे, इनसे नाखुश हो गए थे। अब भारत में क्या कहते हैं, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 अली बंधु थे, शौकत अली मोहम्मद अली, उन्होंने क्या किया था भारत में यह असहयोग आंदोलन की वो शुरुआत किए थे। और इससे कहना भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के ना नाराज हो गए थे। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता ने मुसलमानों और ना हिंदुओं को एक साथ रखा था। नवंबर 1919 में कहना गांधी जी खिलाफत भारतीय आंदोलन के ना अध्यक्ष बन गए थे। गांधी जी का भी फिर ना गांधी जी उसका भी अध्यक्षता करते हैं, और गांधी जी ने इसे कहना हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा, और इन्होंने मुद्दों पर क्या है ना आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार किया था। गांधी जी भी ना मुसलमानों के साथ में आ गए थे, और हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिल करके अंग्रेजों का करने लगे भाई, यहाँ से ना पलायन करने का वो सोच रहे थे, पलायन करने ना यानी कि यहाँ से भागाने के लिए अपना नियम कानून बनाने लगे थे, ठीक ना। बात यही था। दूसरा हमारा कारण क्या है, तो पंजाब में ना सरकार की बार कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में सरकार की बार कार्रवाइयों के विरुद्ध क्या है ना न्याय प्राप्त करना। इसमें देखिए रोलेक्ट एक्ट 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और चिकलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक ना सभा चल रही थी, और जनरल ओडायर ने सभा पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग क्या गए थे, हाँ हत्या करवा दी थी। इस कहने का मतलब देखिए मेरे भाई, जो रोलेक्ट एक्ट 1919 में ना आपका ये पारित किया गया था। इसे हम काला कानून कहते हैं, क्योंकि क्या ना मेरे भाई इसमें कहा गया था ना कि कोई भी जो भारतीय है ना, कोई भी भारतीय है उस पर हमारा थोड़ा सा भी संदेह होता है, एक क्रांतिकारी भावना का है, अगर मुझे थोड़ा भी शक होता है ना तो उसे हम जेल में डाल देंगे, ठीक ना, जेल में डाल देंगे। ये आपका रोलेक्ट एक्ट में कहा गया था। और ऐसे ही कहना पंजाब के 2 नेता थे, कौन थे वो 2 नेता, वो थे सत्यपाल मलिक थे और कहना चिकलू थे। इन दोनों का ना भाई जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। उसी का ना विरोध करने के लिए लोगों ने क्या कहता था, एक जलियांवाला बाग में क्या होता है इकट्ठा हुए थे, एक सभा चल रही थी, और जनरल ओडायर था ना मेरे भाई, क्या कहता 13 अप्रैल 1919 को इन हत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे। और इस घटना के बाद गोरी सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लगा करके आतंकी फैला दिया, और गांधी जी ने पंजाब के बार अधिकारियों को ना सजा दिलाने की मांग करते हुए आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और इसके पहले क्या होता है, इसके बाद क्या उन्होंने असहयोग आंदोलन, कौन सा असहयोग, ठीक ना, असहयोग जो ना आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन क्या है ना उन्होंने शुरू किया था भाई, ठीक ना। और देखिए तीसरा कारण क्या है, स्वराज प्राप्त करना, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के ना समय ब्रिटिश सरकार ने
भारत में क्रमशः जो है एक जिम्मेदारी सरकार की स्थापना की घोषणा की, किंतु जो है ना युद्ध के बाद सरकार की नीतियों एवं कठोर हो गई और अतः जो है स्वराज्य प्राप्ति हेतु आंदोलन करने का निश्चय किया गया। स्वराज्य प्राप्त, देखिए एक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कहना भारत में कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की घोषणा की, किंतु युद्ध के बाद सरकार की नीतियों और न कठोर हो गई थी। कहना भाई नीति और उनका कठोर होते चला गया था धीरे धीरे, और स्वराज प्राप्ति हेतु आंदोलन करने का ना निश्चय किया गया था। और इसी तरह आपका स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, किसने किया था? 1923 में किया गया था, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू आपका जो स्वराज पार्टी है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू का थे, उसका क्या थे? महासचिव थे, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास बने थे। जो स्वराज पार्टी है ना भाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकारी जो कहना सरकारी पदों पर जाना, सरकारी पदों में कहना भाई बहाल होना, और सरकारी के जो नीतियां है ना, जो भी अंग्रेजों का नीतियां है उसको विफल करना, इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक ना। अगला देखिए हमारा यह सवाल, इसका परिणाम क्या हुआ? तो उपरोक्त 3 उद्देश्यों ना, मुख्य उद्देश्यों को लेकर के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, किंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ना चोरा चोरी हिंसक कांड के कारण क्या है, गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को क्या किया था? 12 फरवरी 1922 को क्या कहते हैं इन्होंने इस आंदोलन को अस्थगित कर दिया था। कहने का मतलब कि इसमें ना एक उत्तर प्रदेश से गोरखपुर भाई चोरा चोरी जना एक स्थान था, वहाँ पर लोग कहना आंदोलन आने अपना प्रदर्शन करते जा रहे थे। लोग क्या है ना थाना चौकी देखा ना तो लोग अपने गुस्सा को काबू नहीं कर पाए थे, ठीक ना, बोलबाली होने लगा था, और कहना उन लोग अपना गुस्से को काबू नहीं कर पाए, और क्या कहता उन लोगों ने इन जो पुलिस चौकी था ना वहाँ पर उसमें क्या कहता उसने आग लगा दिया था, उस पश्चिम पुलिस चौकी में कहना उसने आग लगा दिया था, और आग लगाया था ना मेरे भाई, तो उसमें कहा आपका 22 गो कितना 22 गो पुलिसकर्मी कहना उसमें जल गए थे, 22 पुलिसकर्मी क्या है उसमें जल गए थे। यही था आपका चोरा चोरी हत्याकांड था, और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को किया गया था ये, ठीक ना, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में हुआ था। और फिर गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को ये रद्द कर दिए थे, ठीक ना, और गांधी जी के गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में कहना जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं का उद्देश्य होने लगा। भारत में क्या हुआ मेरे भाई? जातिगत और कहना धार्मिक है ना भावनाओं का उदय होने लगा, और क्या है ना अब हिंदू मुस्लिम भावनाएं अलग अलग पनपने लगी, और भारत में सांप्रदायिकता और ना पाँव पखारने लगे, ना, मतलब कहें इन सबका विकास होने लगा धीरे धीरे। भारत में कहना आपका जातिगत भेदभाव होने लगा, धार्मिक होने लगा, ठीक ना भाई, भावना का मतलब इस सब उदय होने लगा, इस सबका उदय होने लगा, ठीक ना, उदय होने लगा। लोग कहना लोग अपने देश के प्रति अपने धर्म के प्रति लोग सोचने लगे, ठीक ना। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो कांग्रेस ना गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ, और संपूर्ण भारत का एक साथ आंदोलित हो गया था। कहने का मतलब इसका परिणाम क्या हुआ? तो जनता जो ना देश के जो भी जनता है ना गांधी जी के साथ में आ गए थे, सभी लोगों ने मिल करके आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों से जो उनके मन में जो डर था ना वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, ठीक ना। कांग्रेस क्या है? कोई नहीं है, वो हम लोग का ना वो हमारा अपना देश है। लोग ने बीच में ऐसा कुछ बातों को उन्होंने भारा डाला ताकि अंग्रेजी से कहना अंग्रेजी का जो भी अंग्रेजी हुकूमत था ना उनके जो डर था ना लोगों के बीच में वो समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया था। अगला देखिए हमारे रहा राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का परिणामों की चर्चा कीजिए। देखिए मेरे भाई राष्ट्रवाद के उदय का कौन कौन सा हमारा कारण था, ठीक ना, राष्ट्रवाद के उदय के गुरुजी कौन कौन सा कारण था? तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय थी, अतः आम जनता के वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। आपका पहला कारण था ना सामंती व्यवस्था था। इसमें सामंती व्यवस्था के अंदर कहा ना कि आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और शोचनीय थी, ठीक है, लोग इसमें अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया था सामंती व्यवस्था में। राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास, पुनर्जागरण के फलस्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ, फलस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ था। मेरे भाई पुनर्जागरण है, आपसे पूछेगा ना कि राष्ट्रवाद का विकास किससे हुआ है? विकास तो हुआ आपका पुनर्जागरण से हुआ है। अच्छा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो अपने देश के प्रति प्रेम स्नेह लगाव को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ये तो भाई आपका हो गया पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जनता में ना बौद्धिकता एवं जो है ना तर्कवादिता का विकास हुआ था ना। पुनर्जागरण का प्रभाव था आपका मध्यम एवं श्रमिक वर्ग का उदय था। मध्यम वर्ग के ना उदय ने
परंपरागत शासन पद्धति व शोषण के विरुद्ध जना आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे। जो भाई मध्यम वर्ग था ना, वो लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे कि हम उत्पादन करेंगे, हम जो भी काम करेंगे, तुम कौन हो तो लेने वाला है, तुम कौन हो तो हमको बोलने वाला है, ठीक ना मेरे भाई। और ये सब कहा ना, ये श्रमिक वर्ग मध्यम वर्ग जो था भाई ना, उन्होंने कहा था आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। औद्योगिक क्रांति के न फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था और इनके हालात बदतर एवं दयनीय थी। फलतः जो ना दोनों वर्गों में क्या था, समान आक्रोश था। दोनों लोग क्या है ना, दोनों लोग क्या था, उस समय के शासक जो थे ना, शासक से उनसे वो कहा थे नाराज थे, और दोनों लोग मिलकर क्या भाई राष्ट्रवाद ना, ये मतलब दोनों लोग क्या है एकजुट होकर के आंदोलन करना शुरू किए थे। तो यही सभी कारण था आपका राष्ट्रवाद के उदय का, समानती व्यवस्था था, राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव था, पुनर्जागरण का प्रभाव था, और श्रमिक और मध्यम वर्ग का उदय था। इन सब का उदय हुआ था, ताकि ना आपका राष्ट्रवाद के सब परिणाम था। अगला देखिए, वन्य जीवों की ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। तो वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला हमारा क्या है, मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विकास किया था, और फलस्वरूप नए वन्य जीवों के आश्रय स्थल नष्ट हो गए हैं और विलुप्त हो जा रहे हैं। कहने का मतलब भाई कि मनुष्य ने क्या किया है ना, मनुष्य ने अपने आवास, कृषि विस्तार, उद्योगों की ना स्थापना के लिए वनों का ना विनाश किया है, और जो भी जंगल में रहने जो जीव है ना, उनका पुनर्वास का ना कमी हो गया है, वो इधर उधर भटक रहे हैं अब, ठीक ना। यही बात है, पहला हो जाएगा। दूसरा का है, मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी वन्य जीवों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और कृषि में मेरे भाई क्या है, कृषि में कहना कीटनाशक रासायनिक दवाओं के छिड़काव से भी क्या है ना वन्य जीवों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो जो भी हम लोग कृषि में क्या करते हैं भाई, कीटनाशक का यूज करते हैं, इससे भी क्या है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वन्य जीवों के शिकार के कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों के क्या है ना अस्तित्व समाप्त हो गए हैं, और वो लुप्त हो गए हैं। किस कारण से फिर भाई, तो वन्य जीवों का शिकार के कारण लोग क्या है ना इसका शिकार कर रहे हैं, ठीक ना। शिकार करने के कारण क्या है, शिकार करने का है ना कि ये सब जो भी आपका जंगल में रहने वाले जीव है ना, वो क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं। बड़े पैमाने पर का औद्योगिक कार्य हो जाएगा। बड़े पैमाने पर जो भी बड़े पैमाने पर हम भाई कार्य करते हैं, उसमें आपका लकड़ी का ये सब का यूज होता है, तो वन के काटेंगे तभी ना आपका होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये सभी। अगला देखिए, वायु परिवहन के मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो वायु परिवहन के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, यह सबसे महंगा परिवहन का साधन होता है। आपसे पूछेगा ना कि सबसे महंगा परिवहन साधन कौन सा है, तो कौन सा आपका वायु परिवहन है। इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव होता है। इसके द्वारा क्या होता है, आपका तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जा सकते हैं। इसके द्वारा आरामदायक यात्रा का ना कहता है लुत्फ मिलता है, और यह परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होता। इसमें ट्रैफिक जाम नहीं रहता है, किसमें, वायु परिवहन में। और अन्य देशों में ना जाने के लिए दुर्गम स्थान एवं ना समुद्र की बाध्यता आड़े नहीं आती है। कहने का मतलब भाई, अगर हम दुर्गम एरिया में जाएंगे ना, तो हम वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं, ठीक ना। आपका कोई पर्वत, पहाड़, समुद्र मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक, हम वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। आपसे पूछेगा कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में किया गया था प्यारे बच्चों। 1953 में कहा ना वायु परिवहन का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सबसे आपका महंगा साधन है। अगला देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए ना मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का भाई उल्लेख कीजिए। तो भारत में कहना कौन कौन से गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं चाहिए, ठीक ना, और कहना कहाँ कहाँ इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। देखिए, गेहूं जो है आपका शीतोष्ण जलवायु का एक उपज होता है, पौधा होता है। गेहूं क्या होता है, शीतोष्ण जलवायु का नहीं होता, शीत ऋतु में, ठंडा का मौसम में ना इसको बुआई होता है। और इसके लिए मुख्य भौगोलिक दशाएं इस प्रकार है। इसका तापमान चाहिए 4 से 9 डिग्री, किंतु ग्रीष्म ऋतु में ना तापमान इसका 15 से 20 डिग्री इसको चाहिए भाई, ठीक ना। ग्रीष्म ऋतु में इसका 15 से 20 मिनट चाहिए। वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर तक चाहिए, ठीक ना। हमने देखिए, बोते समय इसको 4 से 9 डिग्री चाहिए, और काटते समय 15 से 20 डिग्री इसका तापमान चाहिए। उपज ना किस दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी ना इसके सबसे अधिक उपजाऊ होता है। और मानवीय श्रम शक्ति के ना पर्याप्त उपलब्धता होता है, मानवीय श्रम शक्ति के उसमें पर्याप्त उपलब्धता चाहिए, और विस्तृत बाजार यहाँ चाहिए। इसके लिए हम इसका अगर उत्पादन हो गया तब कहीं हम जाकर इसको बेच सकते हैं। भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, तब पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश है, और क्या हरियाणा और महाराष्ट्र है। ये बिहार में, भारत में क्या है आपका है आपका गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, तो यूपी करता है। यूपी का ना भाई सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में क्या है ना आपका पंजाब आगे है, ठीक ना। आप ये भी ध्यान में रखिएगा।
संघ राज का अर्थ बताइए। तो जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय सरकारों के बीच में वितरित किया जाता है ना, तो यह संघीय राज्य कहलाता है, संघ राज्य कहलाता है। कहने का मतलब भाई जब सत्ता का, जब अधिकार का केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में जो बांटा जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संघीय सरकार बोलते हैं। किंतु सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन ये कहना जो भी इनके निचले जो सदन है ना, जो भी निचले जो संस्थाएं हैं, जैसे राज्य सरकार है और स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज संस्था है, इनका ये कदर करता है, ठीक ना। तो क्या है ना कि सबसे सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है, ठीक ना, केंद्र के पास होता है, यही होता है। अगला देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों को लिखिए। प्यारे बच्चों आप इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार सुना, आपका पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर नहीं, अब तो ये 4 नंबर का था, है ना, आपका 4 नंबर में ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 1971 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता ने महसूस किया कि केंद्र सरकार देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक ना। ये कहना उस समय कहना कि लोग, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप ये भी पढ़े होंगे कि 1970 का ना दशक से क्या हुआ था, आक्रोश, जन आक्रोश उत्पन्न हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है ना, लोग ये सोच रहे थे ना कि अब सरकार जो है कोई परिवर्तन काम नहीं कर रही है, हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रही है, ठीक ना, मतलब कुछ काम नहीं सोच रही है, केवल ये परीक्षण वो परीक्षण, युद्ध शांति और भारत में बेरोजगारी को लेकर के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा ना कि लोग क्या किए थे, ये ना यहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिए थे और बांग्लादेशी शरणार्थियों ने ना स्थिति को और भी भयावह कर दिया था। बांग्लादेशी के समर्थन में आने के बाद ना अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता राशि भी क्या ना उसे कटौती कर दी गई थी। कारण भारत क्या ना, भारत वो बांग्लादेश को आज़ाद करने में लग गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश का आज़ाद कब हुआ था, 1900 कब हुआ था, 71 में हुआ था बांग्लादेश आज़ाद, ठीक ना। तो इसके शरणार्थियों को भारत बहुत सारे, उसमें बांग्लादेश से क्या ना बहुत सारे लोग भारत में आए थे, ठीक ना। और क्या है ना कि उसको क्या ना मदद कर हम लोग कर रहे थे बांग्लादेश को, ठीक ना। देश के, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। इसीलिए क्या है ना, इन्हीं सभी कारणों से क्या है, इन्हीं सभी कारण ढेर सारी पाबंदियाँ लगा दी गई। इन्हीं सभी कारणों से क्या है ना कि बिहार में ये छात्र आंदोलन हुआ था। बाजार में तेल की अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की स्थिति को और भी गड़बड़ कर दिया था। 1972-73 में है ना, मॉनसून की असफलता के कारण क्या है, कृषि पैदावार में काफ़ी गिरावट आई थी। उस समय सुखाड़ आ गया था, बहुत भयावह कहना प्यारे बच्चों, सुखाड़ आ गया था कब, 1972-73 में, ठीक ना। और कहा ना, और फलतः देश के असंतोष की ना हवा बहने लगी। मार्च 1974 से बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और बेरोजगारी और ना भ्रष्टाचार, खाद्यान्न की कमी, कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण कहना जनता की बेचैनी इस आंदोलन के मुख्य कारण थे। कहने का मतलब भारत में कहना, भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हो गया था, ठीक ना। बिहार के जो भी छात्र थे ना, बेरोजगार को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिए थे 1974 में। और छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए किसे चुना था, जयप्रकाश नारायण। तो आपको देखिए ये भी कई बार पूछा गया है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और जयप्रकाश नारायण ने अहिंसक आंदोलन की शर्त पर इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हो गए थे। इसमें कोई मार झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक ना, मार झगड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में आंदोलन सारे देश में फैल गया और इसी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अब से पूछेगा ना कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, 1974 में किए थे, 1974 में किए थे बच्चा, आप भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्यों हुआ था, तो 1971 में कहा ना कि भारत में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा था। 1971 में जब आम चुनाव हुआ था ना, तो सरकार उस समय जीता था। तो कहा ना उस समय कोई भी देश के अपने परिवर्तन, कोई भी कहा ना बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। बांग्लादेश शरणार्थी का भी वो भी भारत में आना शुरू हो गया था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत लग गया था, ठीक ना। देश में कहना पूरा बेरोजगारी फैल गया था। 1972-73 में क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था। इन्हीं सभी कारणों से कहा ना बिहार में ये छात्र आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अमेरिका द्वारा दिए जाने जो राहत राशि थी ना, वो भी कम कर दिया गया था। तो 1974 में कहा बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था बेरोजगारी को लेकर के, और उसका नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी बोले थे ना कि आप अहिंसक ढंग से करेंगे, मार झगड़ा नहीं होना चाहिए, तभी हम इसका नेतृत्व करेंगे। तो छात्रों ने बोला कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, ठीक ना, अहिंसक ढंग से ही करेंगे। फिर उन्होंने इसका अगुवाई किया था और इसी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला देखिए,
उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण को, तो उदारीकरण का आशय व्यापार में सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रबंधनों को हटाने से है। इसमें परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि शामिल होता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी आपका कर होता है ना, जो भी नियम कानून है, उसको हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक ना, उदारीकरण कहलाता है। राष्ट्रीयकरण क्या है? तो राष्ट्रीयकरण का मतलब कि ना कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना, उनके साथ में व्यापार करना। ठीक ना, यही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक ना। अगर देखिए हमारे यहाँ सवाल है कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है ना, वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। कहने का मतलब भाई, हम कोई शारीरिक रूप से काम करते हैं, मजदूर क्या करते हैं? शारीरिक रूप से काम करते हैं। हम भाई क्या कर रहे हैं? आपको मानसिक रूप से काम कर रहे हैं, दिमाग से काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं हम। ठीक ना। तो क्या होता है? शारीरिक रूप से काम करना चाहे मानसिक रूप से काम करना, काम के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम आय बोलते हैं। ओके, आय कहलाता है। और कहना, उदाहरण के लिए कोई प्रोफेसर यदि वर्ग में बच्चों को पढ़ाता है तो उसके बदले में उसे ना मानसिक वेतन मिलता है। ठीक है भाई, मानसिक वेतन मिलता है, और यह वेतन क्या होता है? वो आय होता है। लेकिन कोई मजदूर अगर खेत में काम करता है ना, तो क्या होता है? उसको भाई पारिश्रमिक होता है, वो श्रम कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक ना, वो होता है आपका। तो ये कहना, आय क्या है गुरुजी? तो जब कोई व्यक्ति जो ना किसी भी प्रकार का हम शारीरिक का काम करते हैं चाहे मानसिक काम करते हैं, तो ये काम करने के बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है ना, उसी को हम आय कहते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? प्यारे बच्चों, ये थोड़ा आप है इसको याद कर जाइएगा किसी भी तरह से, क्योंकि ये आपका ना एग्जाम है भाई 2025 में आने वाला है। 2025 का भाई जो आपका एग्जाम है ना, इस भाई वाला आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, आप इसे भाई याद कर जाइएगा। और ना असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? देखिए 1920 ईस्वी में कहा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये 1920 में कहा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और इस महीने में ना प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसके पूर्व के ना सभी आंदोलन आर्थिक एवं आपका सामाजिक आधार पर किसी वर्ग के ना विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा आपूर्ति के लिए चलाए गए थे। जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें क्या थे? अपना योगदान कर सके थे। कहने का मतलब भाई, इसमें जो ना आपका सभी लोग शामिल थे, मुसलमान शामिल थे, महिलाएं भी इसमें शामिल थी, देश के बहुत सारे लोग भी शामिल थे, मुसलमान मतलब सभी लोग थे ना, सभी लोग इसमें शामिल थे असहयोग आंदोलन में। और सरकारी नीति ना उपाधियों और ना अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और ना अर्थ सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी और स्कूलों एवं ना कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार और देशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि इसमें आपका शामिल था। कहने का मतलब असहयोग आंदोलन में क्या था? अच्छा, इसका मतलब क्या है? असहयोग आंदोलन, यानी कि असहयोग मतलब क्या होता है? हम आपका सहयोग अब नहीं करेंगे। असहयोग मतलब क्या है? आपका हम सहयोग अब नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इसमें आपका कहा गया था ना, कि जो भी भारत के लोग हैं ना, वो अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, उनके कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे हम, उनका कोई उत्पादन जो हो रहा है ना फैक्ट्री में, उनका सामान हम नहीं खरीदेंगे। ठीक ना, उनके जो भी स्कूल है, कॉलेज, उसमें हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। जो भी क्या है ना, जो भी वहाँ का धोबी है, दस्तर है, जो भी वहाँ का ना सरकारी भवन है, उसमें भारतीय लोग अब नहीं जाएंगे काम करने के लिए। ठीक ना, तो यही सब था आपका असहयोग आंदोलन, यानी कि हम अंग्रेजी का कोई सहयोग नहीं करेंगे, यही था आपका असहयोग आंदोलन था। ठीक ना। और जनता ने अपने अपने ना स्तर के अनुरूप इन कार्यों में योगदान दिया था और असहयोग आंदोलन को क्या था? जन आंदोलन का रूप प्रदान किया था। इस तरह भाई पहला एक बार जन आंदोलन था, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी अग्रदूत कहा जाता है। इस भाई हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखा गया था। चिपको आंदोलन क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन क्या है? ये भी आपका एग्जाम भाई बहुत बार एक बार सवाल पूछा गया है, चिपको आंदोलन। ओके, देखिए 1970 के दशक में ना गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध ना एक ना आंदोलन चलाया था, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए भाई 1970 के दशक कहेगा तो हमारा 1970 का दशक होगा, नहीं तो भाई आप अभी लिख सकते हैं 1972। ठीक ना, 1972-73 में ना आपका ये किया गया था। 1972-73 में उत्तर प्रदेश का ना उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, ठीक ना, गढ़वाल में जिले में कहा हुआ था, चाहे कभी कभी चिमौली जिला भी रहता है। ठीक ना, ये कहना आपका इसकी शुरुआत हुआ था किसका? चिपको आंदोलन का। और क्या है ना, चिपको आंदोलन का होता है ग्रामीण लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए उसके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कहना कई महिलाओं ने किया था। कहने का मतलब है इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा था? तो लोग कहना
पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लोग चिपक जाते थे, ठीक ना, और उसको छोड़ते नहीं थे, ठीक ना, उसको काटने से लोग मना करते थे कि आप इसको मत काटिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन बोलते हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया था, चंडी भट्ट और ना चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं ने किया था। इस आंदोलन का में ना बहुत से लोग शामिल होने लगे थे और इस आंदोलन का ना प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। और इस आंदोलन का ना हेमावती नंद बहुगुणा की ना जुड़े थे। इसमें कहने लगा भाई, इसमें आपका ना कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा भी इसमें जुड़े थे, ठीक ना, सुंदरलाल बहुगुणा था इसमें भाई जुड़े थे। और जब ये जुड़े थे ना भाई, तो आपका कहना पूरे ये बहुत माना प्रसिद्ध हो गया था ये आंदोलन, बहुत इसमें लोग शामिल हुए थे। उसके बाद जब ये शामिल हुए थे तो इसीलिए ना आपका बोला जाता है ना कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक ना, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने इसमें भाग लिया था तो बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। और इस ना आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि 15 वर्षों तक ना हिमालयी वनों की कटाई ना रोक लगा दी थी। हिमालयी वन का भाई वन था ना, उस पर रोक कटाई लगा दिया था कितने साल के लिए, 15 साल के, जब लोगों ने चिपको आंदोलन की मतलब बहिष्कार किया था। तो और आज ना चिपको आंदोलन का सारी सीमाएं लांघ कर विदेशी धरती पर कहना जी चुका है। कहने का मतलब भाई आज क्या है ना, उन्हीं का देन है ना, कुछ हिमालय क्षेत्र में कहा हुआ है वनों का विकास हुआ है, हिमालय क्षेत्र में कहा है वनों का विकास हुआ है। 15 वर्षों तक ना आपका इसमें रोक लगा दिया था वनों की कटाई को लेकर के हिमालयी क्षेत्र में, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से। इसमें इसका नाम चिपको आंदोलन इसलिए पड़ा था क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। इसके नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और इस आंदोलन के चलते हिमालयी क्षेत्र में 15 वर्षों तक वनों को कटाई पर रोक लगा दिया गया था। मेरे भाई आप इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक ना। और इसी तरह से मैं लेकर के आता रहूँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।